मैं हूं नूर मोहम्मद और मेरे नूर मल्टी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन चर्चा करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि हमारे नूर मल्टी क्लासेस पे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। अगर किसी को इंग्लिश स्पोकन करना है तो इस चैनल को भी ज्वाइन करें, मैथ सीखना है तब भी ज्वाइन करें। यानी कि लगभग सारी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। और इस चैनल पे आप आइए और इस वीडियो को और जितने भी वीडियो इस पर आ रहे हैं सारे वीडियो को खूब शेयर करें, ताकि प्रत्येक बच्चे के पास जाए और वो अपने लॉकडाउन में जो पढ़ाई से दूर जा चुके हैं वो अपने पढ़ाई को पूर्ण रूप से पूरा करें और एग्ज़ाम का बेहतर तैयारी करके अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और देखिएगा, तभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास 9 से ही शुरू हो जाता है और क्लास 9, 10th, 11th, 12th ये 4 क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसको बताया जाएगा जो आप 12th में भी इसका फाइट कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक और जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले ये देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपका इसका इंग्लिश होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसको शॉर्ट में ईसी भी बोला जाता है। तो ये टॉपिक आपका हुआ आज का। इस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आएगा। कैसे हम नंबर ऑफ 11 का निकाल सकते हैं, 12 का, 13 का, 25 का, 39 का, किसी भी अब तक लगभग जो 1 से 14 जो तत्व हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको पूर्ण रूप से आ जाएगा जब यह पूरी लास्ट वीडियो को देखिएगा तब। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये जो आपका गोला दिख रहा है जिसे सर्किल बोला जाता है, ये एक नाभिक है। इसके अंदर एक नाभिक है जिसे न्यूक्लियस बोला जाता है और इसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बनी हुई केंद्र को न्यूक्लियस बोला जाता है, जिसे नाभिक भी कहा जाता है। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये सर्किल के चारों ओर, आप ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, आगे तक कर सकते हैं। इसी सर्किल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन का निर्माण और प्रोटॉन का निर्माण, न्यूट्रॉन का निर्माण किसने किया? तो ये आपको एक विशेष टॉपिक बनेगा जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का भी बताया जाएगा कि इसको डिस्कवर किसने किया। लेकिन उधर जाने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये नाभिक है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक, और ये जो आपको दिख रहा है जितनी भी लाइनें सर्किल बनाया गया है, इसी सर्किल का नाम आप जानने की कोशिश करेंगे। तो इसे बोला जाता है ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर, जिसे इंग्लिश में एनर्जी लेवल कहा जाता है। एनर्जी लेवल, या इसका दूसरा नाम होता है कोश, जिसे सेल बोला जाता है। या इसका एक और नाम होता है कक्ष, जिसे ऑर्बिट बोला जाता है। या इसका एक और नाम होता है प्रमुख क्वांटम संख्या, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
के भी नाम से जाना जाता है। इसके लगभग 4 नाम होता है। जैसे अगर किसी लड़का का नाम रवि है तो रवि को आप 4 नाम घर के घरेलू नाम रखा जाता है। उसी प्रकार इसका जो सर्किल होते हैं, इसी सर्किल को ऊर्जा स्तर भी बोला जाता है, जिसे एनर्जी लेवल कहा जाता है। उसी को कोष भी बोला जाता है, जिसे सेल भी कहा जाता है। उसी को कक्ष भी बोला जाता है, जिसे ऑर्बिट भी कहा जाता है। उसी को प्रमुख क्वांटम संख्या भी बोला जाता है, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। अब इसी ऊर्जा स्तर के चारों तरफ क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब ये चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में जो बनने वाले होते हैं, इसी से टूटा हुआ भाग बनता है सब सेल। अगर यहाँ हम देखेंगे तो इसे हम n द्वारा सूचित करते हैं, जिसमें नंबर आता है नंबर ऑफ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। अभी तक आप लोग कितने बच्चे 4 तक ही पढ़े होंगे, 1 2 3 4, और इसका के एलिमेंट तक पढ़े होंगे। लेकिन हम आप लोग को और आगे बताएंगे के L M N O P Q, यहाँ तक हम आपको आज बताने वाले हैं। जो आपका ये कक्ष का होता है K L M N O, और भी आगे सर्किट बन सकता है जो 7 तक जाएगा। तो ये होता है आपका ऊर्जा स्तर, और जो ऊर्जा स्तर को आप n द्वारा सूचित किए, और उसी ऊर्जा स्तर को आप 1 2 3 भी दे सकते हैं, क्योंकि वही ऊर्जा स्तर जब 1 रखेंगे हम किसी कक्ष में, तो वहां पता चलेगा कि उस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम 2 रखेंगे तो उस कक्ष में ये पता चलेगा कि उस कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही है। अगर हम 3 रखेंगे तो उसमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही है। अगर हम 4 रखेंगे, ऐसा ही जब हम रखेंगे तो प्रत्येक कक्ष में लगी हुई इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगा। जब KLMN होगा, उसमें पता चल जाएगा कि लगभग कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब इसी सेल से एक सब सेल बना होता है, जिसे सब सेल या सब ऑर्बिट भी बोला जाता है। सब ऑर्बिट, जिसे उपकोष या उपकक्ष कहते हैं। उपकोष या उपकक्ष कहते हैं। आप देखिए, उपकोष और उपकक्ष जो होता है, उसी उपकोष और उपकक्ष का नाम SPDF भी होता है। SPDF, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप जानेंगे कि S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, P में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, और F में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और D में कितनी होती है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानेंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप S में 2 होता है, P में 6 10 और 14 ही होता है। प्रत्येक में आप 4 ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई, और D में P में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई, D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई, और F में कितनी आई। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा समय तक होने वाला है, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा समय ना ले और इसे जल्दी जल्दी इसको बताया जाए, ताकि ये वीडियो कम समय में ज़्यादा कुछ हम हासिल कर सके। अब हम आप लोग को ये भी बताने वाले हैं कि अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन ये आता होगा कि SPDF जो बना है उसका मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप ये जानिए, हमें तो लग रहा है कि यहाँ तक आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो SPDF होता है, आप यहाँ लिख लीजिएगा लोग, S का मतलब हो जाएगा शार्प हो जाएगा। जो उसका अगर रचना देखा जाए तो ये गोलाकार होता है, राइट, ये गोलाकार होता है। ठीक है, D का मतलब देखिए, S के बाद क्या आ रहा है, P आ रहा है। SPDF याद रखिएगा, इसे सब सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सब सेल। उसका दूसरा नाम क्या है, सब ऑर्बिट। दूसरा नाम क्या है, सब ऑर्बिट। तो सब ऑर्बिट या सब सेल जो बने हैं वो SPDF, क्या होता है, SPDF याद रखिएगा। SPDF का मैक्सिमम SPDF में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप 2 होगा, 6 होगा,
10 होगा और 14 होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रत्येक में आप 4-4 इलेक्ट्रॉन बढ़ा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एस पी डी एफ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही है। पहला में कितना 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, यानी ये भी कह सकते हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, मिनिमम 1, यानी 1 से लेकर 2 तक, पी में 1 से लेकर 6 तक, डी में 1 से लेकर 10 तक, एफ में 1 से लेकर 14 तक। अब ये जान गए, लेकिन हम आप लोग यहाँ पूरा उसका मतलब बता रहे हैं कि एस फॉर क्या होता है, शार्प, जिसका रचना क्या होता है, गोलाकार होता है। पी फॉर यहाँ प्रिंसिपल हो गया, क्या होगा, प्रिंसिपल, जिसका रचना डंबल आकार होगा। एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, जिसे डंबल बोला जाएगा। ठीक है। अब यहां आता है डी, आता है डी को क्या बोला जाएगा, डिफ्यूज बोला जाएगा। डिफ्यूज, डिफ्यूज क्या होगा आपका, डबल डबल होगा, डबल डंबल। डबल डंबल आप ऐसे बना लीजिए, एक फिर ऊपर जाएगा, यहां जगह कम है इसीलिए आपको, तो यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस। आप थोड़ा इसको ऐसा ही बनाना, पर थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा लोग। इसे हम डबल डंबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल डंबल, राइट। अब देखिए एक आता है कौन, जिसका नाम है एफ। एफ जो होगा वो फंडामेंटल होगा, उसको यहां लिख देते हैं। एफ और क्या होगा, फंडामेंटल, फंडामेंटल, जिसका आकार क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि शेप अगर उसका देखा जाए, शेप उसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, यानी जटिल होगा, उसका कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। इसके बगल में लिख सकते हैं जटिल। समझ में आ रहा ना। तो सबसे पहले हम लोग को मुख्य बात जाननी है कि कौन होता है क्या, उसको हम लोग जानेंगे। तो हम लोग लगता है कि कुछ प्रमुख चीजें जान गए, जो मेन चीज होता है उसको हम लोग जान गए कि इसी नाभिक के चारों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन चक्कर जिस कक्ष में लगाते हैं, उस कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हमको प्राप्त करनी है तो यहाँ से 1 2 3, जो उसका फॉर्मूला होता है 2n², उसी पर हम लोग अगर 1 2 3 रखेंगे तो हम लोग का उस ऑर्बिट में पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं। चलिए आप वो जान गए, एसपीडीएफ के बारे में जान गए, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जान गए। अब आप ये जानिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं कैसे, तो उसका उपक्रम जानिए कि किस क्रम में रहता है। सब शेल या सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों का क्रम जानेंगे लोग, इलेक्ट्रॉनों का क्रम, राइट। तो इसको क्रम जानने के लिए आप जानेंगे 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, 3s, 3p, 3d, फिर लिखेंगे 4s, 4p, 4d, 4f, फिर लिखेंगे 5p, 5d, सॉरी 5s होगा, 5s, 5p, 5d और 5f। फिर आप लिख सकते हो 6s, क्या लिखोगे, 6s, 6p, 6d और 6f। आप 7 भी लिख सकते हो, 7s, 7p, 7d, 7f, राइट। आप 8s भी लिख सकते हो। तो इतना तक आप लिख सकते हो। अब ये बताएंगे कि जो क्रम बेटा होता है, जो क्रम बना है, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, थोड़ा लाइट ज्यादा आ रहा है, दिखाई नहीं देगा, तो हम लिखने यहाँ कोशिश करेंगे। और वो आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर उसको लिख लीजिएगा, और नहीं तो ऐसे आप पॉज कर करके उस वीडियो को बहुत ध्यान से उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी चीज है। बहुत सारे वीडियो आप लोग देखे होंगे, चाहे टीचर के थ्रू देखे होंगे, जो इतना अगर कोर्स बता दिया लो, कक्ष बता दिया लो, ऊर्जा स्तर बता लो, फिर ये नहीं आएगा, ये नहीं बता पाएंगे। तो एक डीपली नॉलेज आपको मिला, एसपीडीएफ का पूरा
ये कंफर्म नहीं बताने वाले, तो इसको एक डीपली इसमें नॉलेज है, इसको जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा लोग, और नोट करके बिल्कुल इसको अपने माइंड में रखिएगा ताकि कभी एग्जाम में दिक्कत ना हो। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दूर तक कि प्रत्येक बच्चों को ये वीडियो मिले, उससे वो अपना नॉलेज हासिल करें। तो चलिए फिर हम ये बताने वाले थे कि सब सेल और सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों का क्रम क्या होता है। अब ये जानिए। तो पहला जो कक्ष होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि हम s का मान यहाँ बताए हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। उसके बाद फिर 2s है, तो जो ये फर्स्ट s दिया गया है वो पहले ऑर्बिट में आता है। किसमें आएगा? पहले ऑर्बिट में आएगा। चलिए पहला ऑर्बिट हमारा ये है, 1s लिख देंगे, राइट। दूसरे ऑर्बिट में देखिए 2 चीज आ रहा है, 2s और 2p। दूसरे ऑर्बिट में क्या लिखेंगे बेटा? 2s और 2p, राइट। अब तीसरे ऑर्बिट में क्या आ रहा है? तीसरे में देखिए 3 आ रहा है ना, 3 3, तो जहां जहां वो है 3s 3p 3d, तो तीसरे ऑर्बिट में क्या लिख लेंगे? 3s 3p 3d, राइट। चौथे में देखिए, चौथे में क्या आ रहा? 4s 4p 4d और 4f। तो चौथे में हमारा क्या हो जाएगा? 4s 4p 4d और 4f। ऐसा ही आप 5s 5p 5d और 5f लिख सकते हैं। उसके आगे लिखना अगर हो तो 6s 6p 6d और 6f लिख सकते हैं। 7s आगे भी उसको बढ़ा सकते हैं। अब ये जानिए कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर जाननी है कि उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है कि किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त करना है तो उसका सूत्र क्या होता है, या लिख सकते हैं या आपको लिखकर बता रहे हैं। किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट या क्या बोलेंगे, सेल, ध्यान रखिएगा, इसका 2 3 4 नामों आप लोगों को लिखा है। तो किसी भी ऑर्बिट या सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर प्राप्त करनी है, मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त करनी है तो 2n² का प्रयोग करें, राइट। जहां n क्या है? जहां n इक्वल टू 1 2 3 7 तक ले जाइए। अब यहां हम भर कर देखते हैं, ये यहाँ थोड़ा कैलकुलेट किया जाएगा क्योंकि ये जान जाइए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। यहाँ से भी हम साबित करके दिखाएंगे और यहाँ से भी आपको दिखाएंगे, तुरंत माइंड खुल जाएगा कि कितना रियल में ऐसा हो सकता है। देखिए, तो अगर हम n के जगह सपोज n बराबर हम 1 लेते हैं, राइट, तो हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहला कोष में कितना आ रहा है? तो 2n² है बेटा, तो 2 और वो n की जगह 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 2 × 1 इक्वल टू 2, यानी कि पहले कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। यानी कि ये भी जानते हैं कि s का मान मैक्सिमम कितना होता है? 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। यानी कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? 2। आप कहीं भी उसको 2 दर्शा सकते हो उस गोला में। और ये भी आपको s का मान मैक्सिमम कितना हो रहा है? 2। तो इससे तो पूर्ण रूप से पता चल जा रहा है कि पहले ऑर्बिट में कितना हो रहा है। तो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम 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 कितना होगा? 2 होगा। उसके बाद चलिए हम लोग दूसरे में देखते हैं कितना होना चाहिए। तो बेटा यहाँ 2s और 2p है, तो s का मान क्या होता है? 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और p का मान कितना होता है? 6, यानी 6 2 8, यानी कि उस ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8। और यहाँ भी तो 8 आना चाहिए ना। देखिए कैसे आएगा। जब हम n बराबर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2n² इक्वल टू 2 × 2 का स्क्वायर एंड 2 × 4 इक्वल टू 8, राइट। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 बताए थे और यहाँ भी कैलकुलेट करके हम लोग 8 ला लिए। यानी कि दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होंगी? 8। कितने होंगे? 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। अब तीसरा में कितना होना चाहिए? तो देखिए यहाँ 3s है, 3p है, 3d है, तो s का मान 2, p का मान 6, 8 और 10 18, यानी कि तीसरे ऑर्बिट में कितने होने चाहिए? 18। और यहाँ भी तो 18 आना चाहिए। तो कैसे आएगा? जब हम तीसरे ऑर्बिट का निकालेंगे तो n का मान क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। क्या रखेंगे?
3, यस 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 9, 3 3 जा 9 और 2 9 जा 18, यानी कि तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने आएंगे 18। यानी कि इससे आप अगर चौथे कक्ष का निकालना होगा तो n की जगह 4 रखो, पांचवें कक्ष का निकालना होगा तो 5 रखो n की जगह, छठे का निकालना है तो 6 रखो। इससे ये पता चलता है कि जिस ऑर्बिट में उसमें किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम प्राप्त करनी है तो आप 2n स्क्वायर और n के जगह आप जिस ऑर्बिट का निकालना है वहां n का मान O होगा, और 3 नंबर का निकालना है तो n बराबर 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, यानी तीसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होंगे 18 होंगे, राइट। तो इस तरह हम लोग जान गए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी ऑर्बिट में कितना होता है, ये आप लोग जाने। अब ये हम लोग जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका होता है, ये जो क्रम होता है, इस क्रम में क्या ये सही होता है। तो इसमें क्या होता है कि बोर-बरी के नियम से कुछ जगहों के लिए ये क्रम तो सही होता है कुछ नंबर तक, लेकिन कुछ नंबर तक गलत भी होता है। तो उसके लिए एक अफवाहों का नियम पढ़ना होता है, जो करेक्शन किया गया वो सत्य साबित किया गया कि उसमें क्या होता है, कम ऊर्जा वाले ऑर्बिट से अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, सजाया जाता है और रखा जाता है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, आप लोग तो इसके बारे में बहुत जाने समझे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ये तो समझ गए, लेकिन उसका डिफिनीशन क्या होता है ये जानिए। तो ये तो हमें अगर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए लो, तब ये लिखिए लो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसका डिफिनीशन। तो इसे तो मिटाना पड़ेगा, तो हम ये जानने वाले थे, वो तो आपको मिटा दिया गया, और आप वीडियो पॉज करके जरूर उसको लिख लीजिएगा। अब ये तो हमें पहले ही बता देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, जो आप समझ गए हैं, एग्जाम्पल समझ गए, तो इसको समझने में बड़ा मजा आएगा, ये आसान हो जाएगा। इसमें क्या होता है, क्योंकि अगर पहले बताए होते सब ऑर्बिट, सब ये ऊर्जा स्तर बताए होते तो आपको समझ में नहीं आता ये होता क्या है, इसलिए पहले डायग्राम बनाकर समझा दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का डिफिनीशन पहले जानिए कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। जो आप ऊर्जा स्तर पढ़े हो ना, ऊर्जा स्तर जिसे क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, ठीक है। इसका 4 नाम है, चारों लिखना जरूरी नहीं है, इतना जानो कि ऊर्जा स्तर जिसे एनर्जी लेवल बोला जाता है, और इसी का छोटा भाग क्या होता है, उप कक्ष, जिसे सब ऑर्बिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों का वितरण और सजावट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे इंग्लिश में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इसे शॉर्टकट में ईसी भी बोल सकते हो, ईसी कहते हैं। राइट, तो ये हुआ आपका डिफिनीशन, और डिफिनीशन के बाद जो हम पहले पढ़ाए थे उसको आप पूर्ण रूप से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो क्रम बना है ना, जैसे हम लोग क्या लिखे थे उसमें 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5s, जो हम लोग लिखे थे उसमें अगर किसी उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो कैसे लिख लेगा, देखिए वो जरूर याद रखिएगा। जैसे हमको 11 का निकालना हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 का निकालना हो तो क्या करेंगे, 1s मैक्सिमम 2 2s 2p 6 2, कितना हो गया 2 2 4 6 10। अब इसके बाद क्या आता है 3s आता है ना, तो हमको एक ही ना इलेक्ट्रॉन चाहिए,
हमारी जरूरत वहां 1 है तो हम 1 भरेंगे। अगर हमारी जरूरत वहां 3 होता तो क्या हम एस में 3 भरते? नहीं भरते। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2, तो हम 3 नहीं भरेंगे। जैसे सपोज दैट मान कर चलिए हमारे पास 11 कंचे हैं, राइट? कितना हुआ? 3 3 6, 2 8, 2 10, 11। अब कह रहा है कि एस का मैक्सिमम मान 2 होता है तो 2 दे दिए, फिर एस का मान मैक्सिमम मान 2 होता है तो 2 दे दिए, पी का मैक्सिमम 6 होता है तो 6 दे दीजिए, 2 2 4 2 6। अब हमारे पास एक ही ना कंचा बच रहा है तो हम एक ही ना देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो जाएंगे? 11। तो 11 को हम एस में बांट दे, फिर एस में बांट दे, पी में बांट दे, तो एस में फिर बांटना है, तो हम हमारे पास 1 है तो 1 ही देंगे, तो 1 दे देंगे। तो यहाँ पे आपका ये होता है कि यानी कि 2 पहला कक्ष में, यानी कि इसका और इसका एक जोड़ा होता है, इसमें 3 आता है, अगले में 4 आता है, फिर पांचवा वाला में 4 ही आता है, छठा वाला में 4 ही आता है। कैसे? छठा वाला में वही ना होता है 6x 6p 6d 6f, सबसे 4 ही होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 और ये हो जाएंगे 8 और ये हो जाएंगे 1, राइट? यानी कि बाहरी कक्ष में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है पहले से, राइट? बाहरी कोश में, बाहरी कोश में। तो ये क्या करेगा कि अगर इसको कंबाइन किसी से करना होगा, साझेदारी करना होगा, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर, जैसे ये सोडियम हो गया, ये सोडियम है, तो सोडियम के क्या हो जाएंगे? 2, 8, 1, और ये उनको देंगे, उस एलिमेंट्स को देंगे, उस तत्वों को देंगे ये जिनको 1 की कमी होगी। तो इनको 1 देना आसान है। हम ये इसलिए समझा रहे हैं कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करके या डोएट पूरा करके वो अभिक्रिया कर लेंगे, हम ये समझा रहे हैं। ये स्पेशली यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, पर हम ये बता रहे हैं कि अगर बाहरी कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 2 होना चाहिए जिसे डोएट पूरा करना होता है, या तो 8 होना चाहिए जिसे ऑक्टेट पूरा करना होता है, राइट? तो ये तो अपना अष्टक पूरा करेगा, तब जब ये 1 दे देगा तब पूरा करेगा, तब ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा, तब ये कंप्लीट होगा, तब ये रिएक्टेंट तुरंत ये रिएक्शन कर देगा तुरंत। अब किससे रिएक्शन करेगा? ये तो क्लोरीन से करेगा, ठीक है? क्लोरीन से करेगा, जो 17 पर आएंगे। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमको लिखना हो तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। अब देखिए 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18, इसमें हमको 1 चाहिए तो 1 है ना देंगे? नहीं, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18, नहीं 18 ना हो जाएगा, हम 17 चाहिए तो यहाँ 5 देंगे। क्यों 5 देंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक संख्या पी में कितना होता है? 6, लेकिन हमें 5 की जरूरत है तो 5। अब देखिए यहाँ पे ये तो एक कक्ष का हो गया, ये दूसरे कक्ष हो गया, और तीसरे कक्ष में यहाँ पूरा कर ले। तो इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? इसका 2 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 7। तो इसको अगर ऑक्टेट पूरा करना हो, यानी 8 उसमें बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 8। तो यही 1 देता है इसको, राइट? तो ये क्या होता है? अपना अष्टक पूरा कर लेता है। इट मीन्स देखिएगा, कभी भी आप ये जानते होंगे कि सोडियम पर प्लस चार्ज दिया जाता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन इनको देता है तो ये रिएक्टेंट हो जाते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, अभिक्रिया करके आप ये फुलफिल हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो अपना डोएट और ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये चीज हम बताएं आपको कि अपना डोएट और ऑक्टेट पूरा करने के लिए बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो वो देकर साझेदारी करते हैं या लेकर साझेदारी करते हैं। जब देकर साझेदारी करेंगे तभी वो क्या होंगे? फुलफिल हो जाएंगे, और देकर लेकर साझेदारी करेंगे तभी वो फुलफिल होंगे। तो देना और लेना बहुत जरूरी होता है, तभी वो क्या करेंगे? आपस में रिएक्शन कर पाएंगे। तो हमें लग रहा है कि आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जरूर सीख गए होंगे, क्योंकि वही फॉर्मूला जो क्रम से सजाकर हम लिखे थे 1s 2s 2p 3s 3p 3d, जो हम क्रम लिखे थे उसी पर हम सजाएंगे इसको। अगर आपको किसी भी ये के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम कहेंगे ये गलत है। क्या कहेंगे? गलत है, इसको गलत काट दिया जाए, गलत है। तो सही क्या होगा उसको हम लोग जानेंगे, राइट?
तो सही करने के लिए हम लोग एक नियम पढ़ेंगे, जिसका प्रिंसिपल होगा, जिसका सिद्धांत ये है अपबाऊ का नियम। किसका सिद्धांत पढ़ेंगे? अपबाऊ सिद्धांत पढ़ेंगे। तो इसे हम मिटाना होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और इस पर चाहिएगा इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का, तो आप 1 से लेकर 114 तक निकालिए ना। 1 का भी निकालिए, 2 का निकालिए, 4 का निकालिए, 6 का निकालिए, 10 का निकालिए, 114 का निकालिए, निकाल दीजिएगा। इसी पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि सही करने के लिए हमें अपबाऊ प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो चलिए हम इसे हटाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में रखा जाता है। यही अपबाऊ प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। इसी अपबाऊ प्रिंसिपल में आप जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होता है कि कम ऊर्जा वाले क्रम से अधिक ऊर्जा वाले क्रम, यानी उसी ऑर्बिटल में हम लोग रखते हैं। तो अब ये देखिए कि अपबाऊ साहब ने जो प्रिंसिपल अपना बनाया, बोर-बरी के प्रिंसिपल से थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा, जो हम लोग पिछले अभी पढ़े वो बोर-बरी का नियम था, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपबाऊ का नियम। तो उन्होंने कुछ मिस्टेक किया। 1 से 20 तक उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है तो शुद्ध आता है, लेकिन उच्च में जाकर निकालते हैं अधिक नंबर देकर, तो थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो उनका नियम कुछ समय के लिए गलत हो जाता है, और इनका नियम वही कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में रखे, तो उनका नियम प्रत्येक तत्वों के लिए सही हो जाता है। तो उसका क्रम देखेंगे। आप क्या करोगे, ये लिखना बहुत ही आसान है। अब आसानी पूर्वक एग्जाम में किसी भी नंबर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। सबसे पहले लिखिएगा 1 2 3 4, थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर 4 5 6 7, राइट। यहां पे क्या करेंगे कि पहला कक्ष में याद करिए, पहला कक्ष में क्या दिए थे, 1s दिए थे, राइट। दूसरे कक्ष में क्या दिए, 2s 2p, याद है ना। तीसरे कक्ष में क्या दिए थे, 3s 3p 3d, थोड़ा डिस्टेंस लेकर, राइट। अब चौथा में क्या दिए थे, याद रखिएगा, 4s 4p 4d और 4f, राइट। पांचवें में क्या दिए थे, 5s 5p 5d और 5f। छठे में क्या दिए थे, 6s 6p 6d और 6f। सतवें में भी लिख लीजिए 7s 7p 7d और 7f, राइट। इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए इसको गोल कर दीजिए, इसको सर्किल बना लीजिए। चलिए सर्किल बन गया। सर्किल बनाने के बाद देखिए, यही ने बताया गया कि कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में रखा जाता है। किसको, इलेक्ट्रॉन को, याद रखिए इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे पहले इसको काटिए, ठीक है। देखिए ये यहाँ आएगा, राइट। इसका ऐसे आएगा, इसका ऐसे आएगा, तुरंत समझ में आएगा कैसे ये हो रहा है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन चलता है तो यहाँ आता है, और यही इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ वेट कर लेता है, ठीक है। यहाँ आकर फिर ये जाकर इसमें ऐड करेगा, फिर ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर ये यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट। इस पर ध्यान दीजिएगा लोग। फिर अगला वहां से शुरू होगा, यानी कि इसका क्रम आप मिलाओगे तो ऐसे जाएगा। यहाँ मिल गया, अब ये जाएगा, फिर कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पर जाकर मिलेगा, फिर ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाकर मिलेगा। इससे ये पता, ऐसे आप बना लोगे, क्योंकि 1s के बाद फिर यहाँ से चलेगा तो 2s में मिल रहा है। फिर जब 2s हमारा खत्म हो गया तो 3s लिखेंगे, नहीं 2p पर आ जाएंगे। यही तो अपबाऊ साहब का नियम है। 2p के बाद 3s, 3s के बाद क्या लिखेंगे, 4s, नहीं 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d पर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ लाइन जो खत्म हो गया अब यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो हम वहां से लेंगे। तो इनका क्रम यहाँ देख लीजिए लोग, 1s
2s 3s 3p, राइट। देखिए 1s 2s 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद क्या है 4s है, यही ध्यान देना है। उनमें तो क्या था 3s 3p 3d था, तो 3d नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा 4s रहेगा, यही तो क्रम है, इसी को तो सीखना है। तो 4s के बाद क्या लेंगे 3d लेंगे, क्या लेंगे 3d, 3d के बाद 4p लेंगे, 4p के बाद 5s, 5s के बाद अब यहां आ जाइए 4d के पास, 4d, उसके बाद क्या लेंगे 5p, 5p, उसके बाद आपका हो जाएगा 6s, फिर उसके बाद आपका 6s के बाद यहां आ जाएगा 4f पर, 4f के बाद 5d, फिर 6f, फिर 7s, फिर 7s खत्म हो गया तो 5f पर आ जाएगा, 5f, फिर 6d, फिर आपका हो जाएगा 7p, ठीक है। यहीं तक आगे भी आप लिख सकते हो, यही उनका क्रम है। कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा, आप चाहोगे तो ऐसे भी बना सकते हो, ये क्या ग्रेटर देन है, कम से ऊर्जा अधिक से जा रहा है अधिक की तरफ, जब मान भरोगे तो खुद बढ़िया से पता चल जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक क्रम बना सकते हो, यानी कि कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल की ओर इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जा रहा है, रखा जा रहा है। यही अफबाऊ प्रिंसिपल है। इसी अफबाऊ प्रिंसिपल से किसी भी एलिमेंट्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो, एटॉमिक नंबर यदि आपको पता है तब। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है इसमें नहीं बताएंगे, आपको पहले से जानना होगा, नहीं तो उसके लिए फिर से टॉपिक बनाया जाएगा, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें कैसे होता है वो बताया जाएगा। लेकिन ये जाने कि एटॉमिक नंबर ये होता है परमाणु संख्या, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या जो उसका नंबरिंग होता है, सीरीज होता है, उस पर हम निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहोगे एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको कैल्शियम का निकालना है तो सबसे पहले ये जानिए कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 20 होना चाहिए, ठीक है। अब 20 का हमको निकालना है, तो 20 में निकालने के लिए यही क्रम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p। देखिए अब यह मान भरना होगा, इतना याद रखिए कि s के मैक्सिमम 2 होता है, इसका भी 2, मैक्सिमम इसका 6 होता है, s का मैक्सिमम 2 होता है, इसका 6 होता है। अब हम गिनती करेंगे कि क्या 20 हो जा रहा है, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, हमारा 2 घट रहा है। तो देखिए 3p के बाद क्या आता है 4s आता है, राइट 4s, और इसका मान मैक्सिमम क्या होता है 2, तो यहाँ रख लेंगे 2, 18 2 20, यानी हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला जाता है। ये आपका सही है और एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, राइट। अब आप किसी भी नंबर का ले लो, जैसे आप 15 का निकालना चाहते हैं, राइट, तो 15 का निकालोगे तो क्या होगा 1s 2 2s 2 2p 6 3s2, काउंट करो कितना होता है 2 2 4 6 10 2 12। अब हमको कितना घट रहा है 3, अब p लेंगे इसके बाद 3p, तो 3p p का मैक्सिमम मान 6 होता है, लेकिन हमारी जरूरत कितनी है 3 है, तो 3 रखेंगे। अगर वहां 7 की जरूरत होती तो 7 नहीं रखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 6 है, तो 6 से कम रख सकते हैं, ज्यादा नहीं, तो हमको 3 की जरूरत है 3। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 3 15, यानी कि 15 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकल गया। एक चीज और देखिएगा कि एक जो आता है 25 पर क्रोमियम आता है, और एक कॉपर आता है 29 पर, राइट। इसका एक क्रोमियम हो गया, ये कॉपर हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसका नियम हम बताएंगे। देखिए उसका नियम समझ लीजिए, अगर s के पावर 2 और d के पावर 4 आए तो उस वक्त s के मान 1 और d के मान 5 कर लीजिएगा, राइट। ये केवल किसके लिए होता है, एक्सेप्शनल है, ये क्या है एक्सेप्शनल, अपवाद है ये, राइट, ये अपवादों के लिए गिनती होती है। तो अब देखिए एक आता है s के पावर 2 और s के पावर d के पावर 9, तो वहां पे क्या करते हैं हम s के पावर 1 और d के पावर 10 कर लेते हैं, ठीक है। और ये दो चीज एक्सेप्शनल किस में आता है, क्रोमियम और कॉपर में आता है। और हम चलिए लिखते हैं, तो इसको एक बार यहां नहीं लिखेंगे, इधर लिखकर बताते हैं हम लोग को। जैसे हम लोग क्रोमियम का ले लिए 25 हो गया, तो यहां लिखिएगा 1s, यही फॉर्मूला अपनाइएगा 1s 2s2 2p6 3s2 3p6, और 3p के बाद 4s आता है,
4s2, अब यहाँ 3d आएगा। देखिए यहाँ पे आप 4s के बाद कहाँ 3d, 3d के बाद 4p, यहाँ कितना ले लेंगे आप 10 ले लेंगे। इसका मान मैक्सिमम 10 होता है, लेकिन अब काउंट करेंगे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 तो 20 20, हमको 5 ना चाहिए जी, तो हम 5 ले लिए। तो अभी अभी हम आप लोग को बताए हैं 24 ना 24 होना चाहिए, सॉरी यहाँ 24, ठीक है। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 तो 20 20 4 24, यहाँ 24 लीजिए क्रोमियम का, सॉरी 24 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 आपको मिल रहा है ना, क्योंकि जब S का मान 2 और D का मान 4 आए तो उसको इस तरह सजा लिया जाता है, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पर। तो उसको उस रूप में सजाने के लिए बस यहाँ चेंज करो, क्या करोगे यहाँ 1 कर दोगे और यहाँ 5 कर दोगे, अब ये सही हो गया, राइट। अब उसी तरह कॉपर का 29 का निकालना हो तो क्या करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 कामा देंगे बीच में, ऐसे कामा दीजिएगा लोग, कामा नहीं छोड़ना है। फिर क्या होगा 3p6 4s2 3d10। अब ये देखिए पहले कि 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 हो जा रहा है, तो हमको 9 ना चाहिए, तो हम 9 लेंगे। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि इस नियम से एक्सेप्शनल वर्ड है, एक्सेप्शनल है, तो वहां पे हम क्या करेंगे यहाँ S का मान 1 कर लेंगे और D का मान 10 कर देंगे। अब एग्जाम में लिख दीजिएगा तो सही होगा। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्रोमियम और कॉपर का लिखने का आता है 24 और 29 का, तो इस चीज को याद रखिएगा कि एग्जाम में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आता है, तो वहां पे जरूर चेंज कीजिएगा, S का मान 1 और D का मान 10 कीजिएगा, और यहाँ S का मान 1 और D का मान 5 कीजिएगा, तब आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा। तो इस तरह आज हम लोग सीखे अफबाऊ सिद्धांत, और ये भी सीखे कि बोर-बरी का नियम क्या होता है, अफबाऊ का नियम क्या होता है, और ये भी सीखे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुद्ध निकाला जाता है। तो हमें लग रहा है कि आज आप लोग पूर्ण रूप से पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें हमें एक शुरू में क्वेश्चन भी दिए थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, राइट। तो ये हम आप लोगों को क्वेश्चन देंगे अगले वीडियो के लिए कि आप लोग ढूंढने के पहले सबसे पहले फर्स्ट ट्राई टू डिस्कवर, उसको आप लोग पहले सर्च कीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का किस वैज्ञानिक ने खोज किया और कैसे खोज किया। तो कैसे में हम बता देते हैं, यही जो नाभिक हम बनाए थे वही परमाणु है, उसी परमाणु को लोग डिवाइड किया। परमाणु तो ऐसे अविभाज्य होते हैं, लेकिन उसको डिवाइड करने के बाद ये भी वो लोग साबित कर दिए कि इसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो किसने ये सारी चीजें को बनाया, किसने खोज किया, किसने देखा कि इलेक्ट्रॉन है, किसने देखा प्रोटॉन है, किसने देखा न्यूट्रॉन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने और कब किया। तो ये जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर इसका आंसर दीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में जरूर वादा करते हैं कि अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे, और हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से समझे होंगे, और मैं जहां तक अपना कोशिश किया हूं कि आपको बढ़िया से समझाया हूं। तो जरूर आप अगर समझ गए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर इत्तला कर दीजिए, बता दीजिए कि सर हमें यहाँ दिक्कत हुआ, ऐसे दिक्कत हुआ, और इसे खूब शेयर कीजिए, प्लीज इसको शेयर कीजिए। आपका बस गुरु दक्षिणा हमको एक लाइक है और सब्सक्राइब है, बस। सो आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन अगले वीडियो में मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।